हेलो हेलो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में, इस कक्षा में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। देखिए, आप लोगों के लिए विशेष सूचना है कि आप सब यदि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रैक्टिस और रिवीजन बैच से जुड़ना चाहें, जिस बैच का नाम रखा गया है अभ्यास बैच। यदि आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी का फुल बैच लेना चाहते हैं, जिसमें पूरा पढ़ाया जाएगा, नोट्स दी जाएगी, मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वह बैच भी आप ले सकते हैं। और D+B टीजीटी हिंदी 2025 का बैच भी ले सकते हैं। वह बैच भी आपका तथास्तु के नाम से उपलब्ध है। इन सारे बैचेस से आप जुड़ने के लिए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। नंबर है 9628959237। साथियों, हिंदी का फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें मटेरियल्स भेजे जाते रहते हैं, और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और D+B पेपर 1 का भी टेलीग्राम निःशुल्क है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। वो दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज का सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है। चलिए तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा। हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, लोहिया, बलराज मधोक, चैतन्य महाप्रभु, अमृतलाल नागर, महायोगी शिव प्रसाद सिंह। चलिए बताइए। शिव प्रसाद सिंह की जो रचना है उत्तर योगी श्री अरविंद है। क्या है? उत्तर योगी श्री अरविंद। उत्तर योगी श्री अरविंद है। बाकी ये जीवनियां जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद का है, लोहिया बलराज मधोक का है, चैतन्य महाप्रभु अमृतलाल नागर का है। उत्तर योगी श्री अरविंद जो है यह शिव प्रसाद सिंह का है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर एक चीज इसे समझ के रखिएगा कि यह जो है जीवनियां आपसे पहचानने के लिए पूछी जाती हैं कि इनमें किस विधा की रचना है। तो यानी विधाएं आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो है उत्तर योगी श्री अरविंद, यह किस विधा की रचना अगर आपसे पूछा जाए तो यह जीवनी परक, यह क्या है? एक जीवनी परक उपन्यास है। क्या है ये? एक जीवनी परक उपन्यास है। अगला सवाल, डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति कौन सी है? डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति कौन सी है? कमलेश्वर ये किसका है? देश देशांतर कमलेश्वर की है। किसकी है? देश देशांतर है कमलेश्वर की। रघुवीर सहाय का दिल्ली मेरा परदेश, किसका है ये? रघुवीर सहाय का। सैलानी की डायरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, राजेंद्र अवस्थी की। कई बार ये पूछा गया है। राजेंद्र अवस्थी का है। और क्या खोया, क्या खोया और क्या पाया। यहां पर बी ऑप्शन जो है यह याद रखिएगा कि देश देशांतर जो है कमलेश्वर की कृति है। तो क्योंकि यहां कमलेश्वर की ही रचना को पूछा गया है, इसलिए यह है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? ध्यान रखिएगा कि जो मार्क्सवादी आलोचक हैं उनके नाम आपको मालूम होने चाहिए,
क्योंकि यहां से सवाल पूछे जाते हैं। यहां एक नाम आता है जगदीश गुप्त का। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है नई कविता से। इनका संबंध किससे है? नई कविता से है। बाकी शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध, इन सब का संबंध मार्क्सवादी समीक्षक से है। रामविलास शर्मा, प्रेमचंद और उनका युग, इनकी बहुत चर्चित रचना है। प्रेमचंद और उनका युग। इसके अलावा इन्होंने कई लेखकों और कवियों के ऊपर अपनी समीक्षा लिखी है, जैसे निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। यह काफी महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, यह भी एक महत्वपूर्ण कृति है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र, आत्मकथा किसका है? बनारसी दास जैन की अर्ध कथा 1941। किसकी? बनारसी दास की अर्ध कथा कब लिखी गई? 1941 में। किस भाषा में लिखी गई? तो इसकी भाषा भी पूछी जाती है कि यह किस भाषा में लिखा गया। इसमें जीवन के कितने वर्षों का विवरण किया गया है? इसमें इन्होंने अपने जीवन के 55 वर्षों का वर्णन किया है। कितने का? इसमें इन्होंने अपने जीवन के 55 वर्षों का वर्णन किया है। अगला, निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर के द्वारा विरचित है। किसके द्वारा विरचित है? कमलेश्वर के द्वारा। तो कमलेश्वर ने लिखा, मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी। यानी जलती हुई नदी जो है वह कमलेश्वर का है। अपनी धरती अपने लोग, यह 3 खंडों में रामविलास शर्मा का है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है, रामविलास शर्मा का। कई बार यह पूछा भी जा चुका है। पीर पर्वत किसका है? तो यह बलराम का है। जूठन तो आप जानते ही होंगे। 1997 में किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगर दलित आत्मकथाओं की बात करें तो दलित आत्मकथाओं में इस आत्मकथा का सबसे बड़ा नाम है। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। उपयुक्त पंक्ति के लेखक कौन है? नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि इसमें सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। उपयुक्त पंक्ति के लेखक कौन है? बताएं। देखिए, जब आप बात करते हैं निबंधों की, और निबंध में एक निबंध आता है कुटज, तो कुटज में वो नाम की सार्थकता पर बात करते हैं। कौन करते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी सही उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन है? अब आप देखेंगे कि इनके जो निबंध हैं, व्यंग्यात्मक निबंध मिलेंगे, उसके नामकरण भी आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, अपनी अपनी बीमारी। एक इनकी रचना है वैष्णव
की फिसलन काफी महत्वपूर्ण है। श्रीलाल शुक्ल भी उपन्यासकार हैं। ठीक है, अब यहां बात करें तो जो सबसे सही उत्तर है वो हरिशंकर परसाई है। कहत कबीर, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आवारा भीड़ के खतरे, तो ये विरचना इनकी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला, जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? बताइए। जयशंकर प्रसाद रचित नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? अलका गांधार राजकुमारी है, कल्याणी मगध की पटरानी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, राक्षस नंद का मंत्री है। ये आपके ऑप्शंस हो गए। अब यहां देखें, कल्याणी जो है मगध की पटरानी न होकर क्या है? राजकुमारी है। क्या है? राजकुमारी है। जबकि अलका गांधार राजकुमारी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, राक्षस नंद का मंत्री है। अब आप देखें कि आपके यहां ये रचना तो नहीं रखी गई है कि इस रचना को आप पढ़िए, लेकिन ये कालजयी कृतियां हैं। तो जितनी भी कालजयी कृतियां होती हैं उनके विषय में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण जो इसके पात्र हैं, ये किस सन में आती है, ये सारी चीजें। ठीक है, क्लियर है यहां तक? जयशंकर प्रसाद रचित जो चंद्रगुप्त नाटक है, इसमें कल्याणी कौन है? वो मगध की पटरानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाषा प्रतीक व्यवस्था है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उसके उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, भाषा व्यवहार सामाजिक है। कौन सा कथन गलत है? भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है। अगर इसे देखें तो बड़ा अच्छा सवाल है। अगर प्राकृतिक हो तो पूरे विश्व में एक शब्द का एक ही अर्थ हो। अगर किसी शब्द का अर्थ प्राकृतिक हो तो उस शब्द का केवल एक ही अर्थ हो, दूसरा अर्थ ना हो, तो ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब यह ऑप्शन यहां सही होगा। भाषा प्रतीक व्यवस्था एकदम सही बात है। अगर किसी भाषा को आप डिकोड कर ले रहे हो, कोई कोड है, मैंने कहा रामू आज पढ़ने चलोगे, अब यहां पढ़ने का जो प्रतीक है वो हमने क्या बना लिया? सिंबल बना लिया, कोड बना लिया, खेलना। तो भाषा क्या है? प्रतीक व्यवस्था है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। हमने अपने बच्चों को सिखाया, वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। भाषा व्यवहार सामाजिक है, एकदम सही बात है। यह किससे संबंधित है? समाज से संबंधित है। वर्त्र ध्वनियां के उच्चारण में वत्सर्य होता है। ध्वनियों के उच्चारण में क्या होता है? अब जैसे इसमें चार वर्ण आते हैं, कितने वर्ण आते हैं? न, ल, र, स और ज, यानी जिनका उच्चारण जिह्वा की नोक हमारे जब मसूड़ों को छूती है, कहां छूती है? मसूड़ों को,
तो वहां पर क्या होता है, जीवा की नोक जब छूती है हमारे मसूड़ों को, उस उच्चारण स्थान को वत्सर्य ध्वनिया कहते हैं और उनकी संख्या है नल रस जा। अब यहां यह देखना है कि कौन कौन सा नियम इसमें, तो जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है, ठीक बात है। जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों का स्पर्श करती है, नहीं। जिह्वा की नोक तालु का स्पर्श करती है, नहीं। जिह्वा की नोक ओठों को स्पर्श करती है, नहीं। यानी ऑप्शन 1 इसका सही है। ऑप्शन 1 इसका सही होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, री ध्वनि है उत्क्षिप्त, मूर्धन्य, पार्श्विक या फिर संघर्षी। मूर्धन्य ध्वनियों की बात करें तो ऋतु रसाणाम मूर्ध। अब अगर कोई री है, र है, स है और ट वर्ग है, ट ठ ड ढ, इसको हम मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत रखते हैं। उत्क्षिप्त ध्वनि ड और ढ है, इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, इसे नवविकसित व्यंजन भी कहते हैं। और इसका विकास कहां से होता है, अभ्रंश से होता है। वैदिक संस्कृत में यह ध्वनियां ल लह इस तरीके से लिखी जाती थी, यानी ये ड था और ये ढ था वैदिक संस्कृत में। बाद में इनके रूप में परिवर्तन होते होते ये ड और ढ के रूप में आए और इनके अंदर नीचे जब बिंदी लगने लगी तो यह नव विकसित व्यंजन हो गए और इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा गया, क्योंकि उच्चारण में इनके दो गुण मिलते हैं। तो उच्चारण में दो गुण होने के कारण इनको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन जो जिह्वा के पार्श्व भाग से उच्चरित हो, यानी ल। संघर्षी व्यंजन दो तरह का होता है। संघर्षी व्यंजन दो तरह का होता है। एक तो होता है स्पर्श संघर्षी, यानी हम स्पर्श संघर्षी की जब बात करेंगे तो च छ ज झ ये स्पर्श संघर्षी हो जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे ऊष्म संघर्षी की, तो वहां पर तीनों सकार और ह आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जितने भी नुक्ता वाले वर्ण हैं ये भी संघर्षी के अंतर्गत आएंगे, जैसे क, ख, ग, ज, फ। इन सब में भी हमारी स्वर तंत्रियां संघर्ष करते हुए वर्णों का उच्चारण करवाती हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? आठवीं अनुसूची के अंतर्गत अगर हम बात करें तो भारतीय भाषाओं की व्यवस्था किसमें की गई है? यहां पर जो अनुच्छेद 351 है, 351 में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछे तो 351 में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है और ये 22 भाषाएं किसके अंतर्गत हैं? आठवीं अनुसूची के अंतर्गत हैं।
और ये जब 8वीं अनुसूची संविधान लागू होने के साथ लागू हुई थी तो उस समय इसमें कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो इनकी संख्या 22 हो गई है। ठीक है। अब अगर यहां बाकी को हम देखें तो 343 में संघ की राजभाषा और देवनागरी लिपि की चर्चा की गई है। 45 किससे संबंधित है? तो जो राज्य की भाषाएं यानी स्टेट लैंग्वेजेस की चर्चा की गई है। और यहां पर 351 की बात करें तो इसी में यह भी बात की गई है कि केंद्र का यह उत्तरदायित्व होगा कि हिंदी का प्रचार प्रसार वह स्वयं करे। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अयोगवाह हैं? अब देखिए, वर्णमाला में जिसका योग नहीं हो पाया उसको अयोगवाह कहते हैं। जिसका योग नहीं हो पाया, किसमें योग नहीं हो पाया? जिसका योग न तो स्वरों में हो पाया और न ही व्यंजनों में हो पाया, ऐसे वर्णों को अयोगवाह कहा गया। यानी अंग और अह। अंग का उच्चारण आधे म के जैसे और अह का उच्चारण आधे ह के जैसे होता है। ठीक है, तो यहां पर अंग और अह हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में एक युग्म गलत है। ध्यान रखिएगा, एक सवाल आपका पारिभाषिक शब्दावली से आ सकता है। किससे आ सकता है? पारिभाषिक शब्दावली। और ये कहां पर है? यह आपके राजभाषा में आता है। किसके अंतर्गत आता है ये सवाल? तो ये सवाल राजभाषा के अंतर्गत आता है, या फिर इसे हम कह लें प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आता है। तो यह सवाल किसके अंतर्गत आता है? प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आता है, या राजभाषा कह लें या फिर पारिभाषिक शब्दावली कह लें। यहां आपको बताना है कि जो ये शब्द दिए गए इसमें से कौन सा युग्म गलत है। तो लेखा परीक्षक, ऑडिट का मतलब होता है परीक्षण, लेखा जोखा, लेकिन लेखा परीक्षक कहा गया है और इसका होता है ऑडिटर, AUDITOR, ऑडिटर होता है। तो यहां पर बाकी दुरभिसंधि, सम्मति और रिश्वत ये सब सही है, जबकि लेखा परीक्षक का मतलब ऑडिटर होता है। निम्नलिखित में महाप्राण ध्वनियां हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राण वायु कैसी निकले? अधिक निकले। सामान्य से अधिक प्राण वायु जिसमें निकले उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण ध्वनि कहते हैं। अब महाप्राण ध्वनियों में देखें तो जैसे क, ग, च, छ, महाप्राण ध्वनियां प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण। तो क और ग, च और ज, प और ब, द और ध, त, थ, द, ध। इस अनुसार जो है यह महाप्राण ध्वनि हो जाएगा। और अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आ जाता है। निम्नलिखित में से एक कथन सही है। सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष और अघोष दोनों होते हैं, सभी स्वरों में घोषत्व नहीं होता है। घोषत्व का मतलब उसमें झंकार। तो यहां पर क्या है कि निम्नलिखित में से एक कथन सही है। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं।
यानी सभी स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार या कंपन होता है। इसके अलावा जितने भी स्वर हैं सभी स्वघोष हैं और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, यानी सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं, यानी पहला आपका सही है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य क्या है? आकाशवाणी का ध्येय वाक्य क्या है? मैं अभी आपको समास पढ़ा रहा था, तो आप यह भी बता सकते हैं कि आकाशवाणी में और दूरदर्शन में कौन सा समास होता है? आकाशवाणी और दूरदर्शन में कौन सा समास है? अब बात करें आकाशवाणी का ध्येय वाक्य क्या है, यह आपसे पूछ सकता है कि दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है, या आपसे पूछ सकता है यूजीसी का ध्येय वाक्य क्या है। इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, या पूछ सकता है हिंदी निदेशालय का ध्येय वाक्य क्या है। तो जितनी हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाएं हैं उन सब का ध्येय वाक्य भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका जो ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय और तत्पुरुष तो है ही है। तत्पुरुष में यह अपादान है, आकाश से निकली हुई वाणी, यानी आकाश से जो वाणी अलग हो रही है, तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट आंसर बी। ई कॉमर्स के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। नगद धनराशि की आवश्यकता नहीं होती, दुकान अथवा प्रतिष्ठान तक जाने की आवश्यकता नहीं होती, धन श्रम और समय की बचत होती है, वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान घर बैठे हो जाता है। तो वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान घर बैठे हो जाता है। निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है? ध्यान रखिएगा, यहां पूछा अविकारी, यानी जो कैसा होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए, जिसमें लिंग वचन कारक काल इत्यादि का कोई भी प्रभाव न पड़े, कोई परिवर्तन उसमें न हो। जैसे हमने लिखा भर, तो भर शब्द क्या है? अव्यय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां क्या बात करें, तो राइट आंसर हो जाएगा अव्यय। भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रय के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। यह भी काफी अच्छा सवाल है, कौन सम्मिलित नहीं है? तो भर्तृहरि हैं, क्योंकि ये नीति शतक लिखते हैं, इन्होंने व्याकरण नहीं लिखा है, ये कोई वैयाकरण नहीं है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, पतंजलि ने भाष्य लिखा और कात्यायन ने वार्तिक लिखा। अष्टाध्यायी इन्होंने उसी का भाष्य लिख दिया और इन्होंने क्या लिखा? वार्तिक लिख दिया। तो यानी मुख्य रचना पर जिन लोगों ने काम किया वह वैयाकरण है और यह मुनित्रय में आते हैं, तो भर्तृहरि नहीं आते। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है? अब यहां देखिए, कन्नौजी, मारवाड़ी, बघेली, तो इसमें 3 बोलियां आती हैं, ए बी सी, ए फार अवधि, बी फार बघेली, सी फार छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आती हैं। अवधि की बहुत सारी व्याकरणिक विशेषताएं बघेली में देखने के लिए मिलती हैं। अब यहां मारवाड़ी जो है, तो इनमें से जो बघेली है वह हम पूर्वी में इसको सम्मिलित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है? ई लर्निंग, ई बैंकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई हार्वेस्टिंग, यानी आप
ऑनलाइन खेत नहीं जोत सकते हो, बाकी सारा काम आप कर सकते हो। तो एक सवाल आपके इस तरह से पूछा जा सकता है जो अलग रहेगा थोड़ा सा, यानी आप से वो ये समझने का प्रयास करेंगे कि आप टेक्नोलॉजी के युग में जो हमारा टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो है, उसका यूज भी आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, या आपसे कोई हिंदी की वेबसाइट पूछा जा सकता है, या वर्तमान में हिंदी के अध्ययन अध्यापन के लिए कोई सॉफ्टवेयर है। इन सब से भी एक सवाल जो करंट इश्यूज से जुड़ा हुआ है वह पूछा जा सकता है। शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द की परिभाषा क्या है? पद समूह, तो पद अगर हम लिख देंगे आम, काम, नाम, तो ये पदों का समूह है, लेकिन ये तो शब्द की परिभाषा नहीं है। सार्थक ध्वनियों का जो समूह होता है जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। अगला सवाल, विशिष्ट पद रचना रीति ही कथन किस आचार्य का है? विशिष्ट पद रचना रीति ही, अब यहां ध्यान रखिएगा कि रीति रिवाजों पर ध्यान सबसे अधिक कौन देता है? यहां मैंने सबका एक उपनाम रखा है। तो वामन को हम लोग कैसे याद करते हैं? ब्राह्मण से याद करते हैं। तो ब्राह्मण हमेशा रीति रिवाजों का अधिक ध्यान रखता है। तो विशिष्ट पद रचना रीति ही कथन किस आचार्य का है? आचार्य वामन का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे याद करके रखेंगे। कुंतक वक्रोक्ति काव्य जीवितम, इनकी रचना है वक्रोक्ति। आचार्य भट्ट लोल्लट, ये कौन है? तो ये रस के व्याख्याता हैं, रसूत्र के व्याख्याता। आनंदवर्धन, तो ध्वनि रात्मा काव्यस्य, ध्वनि रीति आत्मा काव्यस्य। इन्होंने काव्य की आत्मा किसे माना? ध्वनि को माना। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतहीनता और परमुखपेक्षिता से बचा न सके, जो हृदय को पर दुख संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसे है, किसका है? अब ध्यान रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह मानवतावादी आलोचक है। तो अगर कहीं भी मैं साहित्य को मनुष्य के दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, इस तरह का सवाल आए, तो आप अगर ना भी जानते रहें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप टिक कर सकते हैं। जैसे शुक्ल जी रसवादी आलोचक हैं, नगेंद्र जी भी रसवादी आलोचक हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर कवि हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी मानवतावादी आलोचक हैं। व्यंग जीव है कवित्व, शब्द अति शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्ण्य व्यंग प्रसंग। यह किस आचार्य की पंक्ति है? अब बात करते हैं, अगर व्यंग आ जाए तो व्यंगार्थ कौमुदी एक रचना है। क्या रचना है? व्यंगार्थ कौमुदी, यानी राइट आंसर हो जाएगा प्रताप शाही की, ठीक है। अगर निर्णय की बात आए तो काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, क्योंकि भिखारी लोग आजकल क्या कर रहे हैं? श्रृंगार और काव्य का निर्णय कर रहे हैं। रहस्य आजकल कौन खोज रहे हैं? कुलपति लोग खोज रहे हैं, तो रस रहस्य, ठीक है। और प्रकाश किसके वजह से जीवन में आता है? मम्मट की वजह से, काव्य प्रकाश। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? दरअसल हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वही काम करें जो काम मैं करता हूं। मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा भी एक यूट्यूबर बन जाए, एक टीचर बन जाए, हिंदी पढ़ाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। आपके घर वाले भी जो चाहते थे, उनमें से ज्यादातर लोगों ने अलग ही अपना व्यवसाय चुना। इसी तरीके से अरस्तु के पिताजी चाहते थे कि अरस्तु एक शल्य चिकित्सक बन जाए, क्योंकि मकदूनिया में इनके पिताजी राज वैद्य थे। तो चाहते थे कि अरस्तु भी उनके जैसा एक डॉक्टर बन जाए, चिकित्सक बन जाए।
वो नहीं बने। और ये क्या करते हैं, घर बार छोड़ के एकेडमी में चले जाते हैं। किसके एकेडमी में? प्लेटो के एकेडमी में पढ़ने चले जाते हैं। प्लेटो उनको पढ़ाते हैं। प्लेटो ने जितनी मान्यताएं दी उन मान्यताओं का इन्होंने खंडन किया और तर्क सहित उसके उदाहरण भी प्रस्तुत किए। किसने? अरस्तु ने। तो अरस्तु ने साहित्य के लिए एक शब्द दिया, विरेचन सिद्धांत। विरेचन का मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे आपके शरीर में यहां पर पथरी हो जाए तो क्या करेंगे? इस पथरी को ऑपरेशन करके काट के निकाल देंगे। मान लीजिए आपका लीवर दूषित हो जाए, थोड़ा सा खराब हो जाए तो उसको काट के निकाल देंगे। यानी जो चीजें खराब हो गई हैं उनको हम शरीर से बाहर कर दें। विरेचन सिद्धांत यही काम करता है। साहित्य क्या करता है? अब मान लीजिए आपके अंदर बहुत सारा दुख भरा है, अब उस दुख को कैसे निकालेंगे? तो एक साहित्यकार एक ऐसी कविता कहानी लिखेगा, जैसे सैयारा मूवी। अब सैयारा मूवी देखने के लिए जो गया, किसी की प्रेमिका किसी को छोड़ देती, किसी का प्रेमी किसी को छोड़ दिया था, तो जो मूवी देखने गए तो उनका जो दुख है वह आंखों के माध्यम से विरेचित हो गया, दुख उनका बाहर निकल गया, बह गया। इसी तरीके से उन्होंने भी यह शब्दावली दी और यह सिद्धांत दिया, और यह सिद्धांत किससे संबंधित है? अरस्तु से संबंधित है। ठीक है। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब यहां ध्यान रखिएगा, आ से अभिव्यक्ति और आ से होता है अभिव्यक्तिवाद। आ से अभिव्यक्ति और आ से क्या होता है? अभिनवगुप्त। मतलब सीधे सीधे अभिनवगुप्त। अभिव्यक्तिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? तो यह क्योंकि कश्मीर के निवासी थे और भरत मुनि के रस सूत्र पर पहली व्याख्या इनकी प्राप्त होती है, जबकि भट्टलोलट ने सबसे पहली व्याख्या की थी, लेकिन सबसे पहली व्याख्या इनकी ही प्राप्त होती है। शंकुक ने एक सिद्धांत दिया, चित्र तुरंग न्याय। चित्र तुरंग न्याय का मतलब क्या होता है? तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। तुरंग का मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। अब घोड़े का काम क्या होता है? घोड़े का काम क्या होता है? तो घोड़े का काम होता है तुगड़ुक 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 करना। लेकिन चित्र में बना घोड़ा कैसा है? जैसे रामलीला में अभिनय करने वाला राम। जिस तरह से रामलीला में अभिनय करने वाला राम वास्तविक राम नहीं है, ठीक उसी प्रकार से, मैंने उल्टा बता दिया, यानी चित्र में बना घोड़ा जिस प्रकार से वास्तविक है, ठीक उसी प्रकार से रामलीला में अभिनय करने वाले राम वास्तविक हैं। ये उन्होंने कहना चाहा था शंकुक ने। शंकुक क्या करते हैं? अनुमिति देके शंकु में घुस जाते हैं, यानी अनुमितिवाद। भट्टलोलट उलट जाते हैं और उत्पत्ति हो जाती है। अभिनवगुप्त अभिव्यक्ति हो जाती है। नायक है, भोक्ति करते हैं, भोक्तिवाद। रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना किस आचार्य ने की? अब देखिए, जो नायक है क्या करता है? बहुत ज्यादा भोग विलास करता है ना। तो यहां पर नायक किसके? भट्ट नायक। तो भट्ट नायक क्या करता है? भोजकत्व और भावकत्व। राइट आंसर। वयो अनुरूप प्रथमस्तु वेशो वेशानुरूपस्य गति प्रचार औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है? तो वयो अनुरूप प्रथमस्तु वेशो वेशानुरूपस्य गति प्रचारा गति प्रचारानुगतम च पाठ्यम पाठ्यम रूपो मिनयश्च कार्य। औचित्य सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं कौन है? क्षेमेंद्र है। दरअसल औचित्य
शब्द की सबसे पहले चर्चा किसने किया था? ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। देखते हैं कौन सही जवाब देता है। औचित्य शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया और उसी से प्रभावित होकर, उसी शब्द से प्रभावित होकर ही औचित्य सिद्धांत बना है। यानी सबसे पहले औचित्य शब्द का प्रयोग किसी दूसरे ने किया और उसी से प्रभावित होकर क्षेमेंद्र ने एक सिद्धांत ही बना दिया, औचित्य सिद्धांत। बताइए। फटाफट बताइए। चलिए, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना होगा। अगला सवाल है, काव्यालंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? देखिए, काव्यालंकार से कई लोगों ने रचना लिखा है, ध्यान रखिएगा। अगर इसी में काव्यालंकार सूत्र वृत्ति कह दिया जाए, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति वामन की रचना हो जाएगी। भामह ने काव्यालंकार लिखा है, काव्यालंकार रचना किसने लिखा? भामह ने लिखा है। अब देखिए, वामन जितने लोग हैं, वामन क्या करते हैं? वामन वाले ब्राह्मण, ब्राह्मण सूत्र पढ़ते हैं संस्कृत के, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें काव्यालंकार, उद्भट की भी रचना है, लेकिन उन्होंने लिखा है काव्यालंकार सार संग्रह। क्या उनका नाम जुड़ जाता है? सार संग्रह। तो एक व्यक्ति है जो गिर जाता है, कैसे गिरता है? उद्भट से। अब गिर जाएगा तो उसके हाथ में जो भी सामान है गिर जाएगा, तो क्या करेगा? फिर वो उसका संग्रह करेगा, तो सार संग्रह इसमें जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से इसको याद रखेंगे। अगला सवाल, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचतथे। बहुत आसान है, किसका है? आचार्य दंडी का है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, मम्मट का है। शब्दार्थो काव्यम रुद्रट का है। यह सवाल किससे संबंधित है? काव्य लक्षण से संबंधित है। हिंदी में काव्य, संस्कृत में काव्य लक्षण कितने आधारों पर बने हैं? जो सही जवाब देगा उसको रसगुल्ला खिलाएंगे। फटाफट बताइए, काव्य लक्षण कितने आधारों पर बने हैं? काव्य लक्षणों का विभाजन कितने आधारों पर होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा फटाफट। काव्य लक्षण आप लोग आपस में बतिया रहे हैं, लगता है आप लोग की खोपड़िया हम फोड़ दें। अरे यार, पढ़ लिया करो, पहले जवाब दे लो, फिर बात करना आप लोग। तो ये किसने बताया? नम्रता जी ने एकदम सही जवाब दिया है। 3 आधारों पे। कौन कौन सा? शब्द, शब्द और अर्थ और रस के आधार पर। यानी काव्य लक्षण कितने आधारों पर बनाया गया है? 3 आधारों पर। अब जैसे विश्वनाथ की बात करें तो उन्होंने रस के आधार पर दिया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अगला सवाल है, अदोसौ सगुणौ सालंकारो काव्यम। यह किसकी उक्ति है? तो यह जब भी हेमचंद्र, चंद्र में क्या होता है? दोष होता है, तो अदोसो आ जाए तो हेमचंद्र बनाइएगा। उत्तराधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया? तो जॉन बॉर्थ ने किया था। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उक्त कथन किस आचार्य का है? बहुत आसान सा कथन है,
रामचंद्र शुक्ल का है। अगला सवाल, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। इसको मैंने कई बार याद कराया है, अगर ये गलत हुआ तो नाक वाक तोड़ देंगे मार के। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का है? कई बार याद कराया है। अगर आपको एक शब्द यहां मिल जाए, क्या, पलायन, तो इल्ली होता है। क्या होता है? इल्लियां। इल्लियां क्या करती हैं? एक खेत से खाकर दूसरे खेत की तरफ क्या करती हैं? पलायन कर जाती हैं। और हम लोगों ने किसको याद किया था इल्ली समझ के? इलियट को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलियट। अमीय झरते चहु और सो नयन ताप हरिलेत, राधाजू के राधासु के वदन अस चंद उदित के ही हेत। उक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार है? ध्यान रखिएगा, जहां पर उपमा का उल्टा कर दिया जाए, साम्य मूलक अर्थ कर दिया जाए, प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध कर दिया जाए, वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। तो यहां प्रतीप हो जाएगा। अमित झरते चहुओर सो नयन ताप हरिलेत, राधाजू के बदन चंद उदित के होत। यानी राधा का जो बदन है उसको ज्यादा अच्छा बताया गया है चांद की तुलना में, यानी उल्टा कर दिया गया है। निम्नलिखित पाश्चात्य साथियों के साथ सुमेलित करना है। तो आइए रिचर्ड्स यानी इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो देखिए, जो कोई आइए रिचर्ड्स को मैंने आपको याद कराया था, आइए को मतलब आईएएस समझिएगा। आईएएस हमेशा क्या काम करता है? मूल्य का काम करता है। आईएएस कौन सा काम करता है? मूल्य का। अरस्तु, आ से रस्तु, आ से अनुकरण। इलियट यानी इल्लियां जो होती हैं बड़ी निर्वैक्तिक होती हैं, वो किसी भी खेत में घुस जाएंगी और खा डालेंगी। कॉलरिस, कल्पना का सिद्धांत। ठीक है, कॉलरिस, कल्पना। जब आप पहले फोन करते थे, मिस्ड कॉल मारते थे और कल्पना करते थे कि जाने वो कैसी होगी रे, ऐसे करते थे ना। तो तुम्हारी आवाज सुन के ऐसा लगता है ना कि तुम बहुत सुंदर होगी, तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी बड़ी होंगी ना। पता लगा वो लड़की ने लड़की की मम्मी से बात कर रहे हैं जिसकी उम्र 65 साल है। तो ऐसे ही होता था ना, कॉल करने के बाद कल्पना की जाती थी। यानी कॉलरिज को कैसे याद रखेंगे? कल्पना के सिद्धांत से जोड़कर याद रखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? आसान सा सवाल है। गारसाद तासी ने दिया, अस्तवार दलाल तित्तुर, एंदुई हिंदुस्तानी, जिसको हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। बताइए। अब ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासो की आलोचना करते हुए बात लिखी गई है। यहां ध्यान रखना है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। किसके विषय में है ये? पृथ्वीराज रासो के विषय में है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकवि और प्रथम महाकाव्य तो मानते हैं, लेकिन यह भी मानते भैया व्याकरण इसका अच्छा नहीं है। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए, अब इस एक रचना है, चौपाई के साथ दोहा अगर रखा जाता है, किसके साथ? चौपाई के साथ अगर दोहा रखा जाता है तो वहां इसे हम क्या कहते हैं? कड़वक शैली कहते हैं। यानी चौपाई फिर दोहा। लेकिन वह कौन सी रचना है जिसमें चौपाई नहीं है? तो जम्मू चरियु है, पाहुड़, पौम चरियु है, महापुराण है। पाहुड़ दोहा इसका नाम ही है, तो दोहा है, तो यानी इसमें हम देखते हैं कि
प्रयोग नहीं किया गया है। अगला सवाल, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संधा भाषा कहा गया। संधा भाषा किनकी भाषाओं को कहा गया? तो सिद्धों की भाषा को कहा गया। इनकी संख्या कितनी थी? 84 थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिद्ध। सिद्ध क्या थे? जब बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान को छोटी गाड़ी और महायान को बड़ी गाड़ी कहा गया। महायानी ही वज्रयानी बने और वज्रयानी ही बाद में सिद्ध कहलाए। और ये जो सिद्ध हैं इनकी संख्या 84 बताई गई। और इन्होंने पंच मकारों के माध्यम से जो 5 म से शुरू होने वाले शब्द हैं उनको ही कहा कि आप इनको सबसे अधिक भोग लीजिए तो आप ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। और इन्होंने कहा कैसा है भैया, सबके पास अपनी अपनी एक योगिनी होनी चाहिए, यानी बिना विवाह किए हुए एक साधिका, एक स्त्री जिसके साथ संसर्ग स्थापित करें। और संसर्ग स्थापित करते समय वीर का निषेचन न हो, वीर को ऊर्ध्वागामी बनाया जाए, यानी वीर को ऊपर की तरफ चढ़ाया जाए। इससे आनंद की अवस्था बढ़ेगी और ईश्वर की प्राप्ति होगी, यानी ब्रह्मानंद सहोदर आप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से किया गया। लेकिन स्थिति यह आई कि इन 5 मकारों में जो लोग भी घुसे वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। और हिंदू धर्म में क्या था कि ज्यादातर जादू टोना टोटका इत्यादि प्रचलित था, तो बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं होता है। तो चमत्कार दिखाने के लिए बौद्धिज्म में भी इस तरह से जादू टोना टोटका को शामिल किया गया। और ये सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे जिसे सांद भाषा कहा जाता था, और इसमें उलट भाषियों का भी प्रयोग होता है। इसी वजह से अब इनके देखे मच्छंदर नाथ जो थे, मत्स्येंद्र नाथ जो थे गोरखनाथ के गुरुजी, उनको निकालने के लिए, किससे? सिद्ध की इस परंपरा से निकालने के लिए गोरखनाथ ने क्या किया? नाथ पंथ की स्थापना की। और उसके बाद अपने गुरुजी को निकाल लाए कि चलो गुरुजी अब इसको छोड़ो। नाथ पंथ में इसीलिए स्त्रियों से बहुत दूरी रखी जाती है, स्त्रियों से बहुत दूरी रखी जाती है। और यह भी सुनने में आता है कि जो योगी बाबा हैं वो भी स्त्रियों से सीधे आंख में आंख मिलाकर बात नहीं करते हैं। एक बात। दूसरा यह है कि संत साहित्य पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। संत साहित्य में जो स्त्री है उसको माया कहा गया, ठगनी कहा गया, लेकिन उसकी जो कामुक अवस्था है, काम रूपी अवस्था है, उसकी आलोचना की गई है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परगणित किस कवि के लिए कहा है? को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें सहृदय भावुकता नहीं थी। स्वाभाविक है, केशवदास। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरियों ने किया। ध्यान रखिएगा, जितने भी किशोरी हैं वो ज्यादातर अंग्रेजी बोलती हैं। मजाक में कह रहा हूं, सीरियस मत लीजिएगा, नहीं दौड़ा लो। तो अगर किशोरियों को देखे तो बनना अगर होता है तो अंग्रेजी भले ना आए, यस यस आई वांट यो 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 व्हाई नॉट, आई विल एडजस्ट, नो नो नो। अब इतना ही अंग्रेजी उनको आती, लेकिन इतना अंग्रेजी छांटती रहती हैं। मजाक में कह रहा हूं। तो मतलब द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो किशोरी ने ही, किसी एक किशोरी जिनके नाम में किशोरी है, उन्होंने ही जॉर्ज ग्रियर्सन के इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था। अब आप सब कमेंट करके बताइएगा किसने किया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। अमानस के परि झिलमिल चंदा, पूनम के धरि सूर, मादा के परिबंद गरजय, बाजंत अनहद दूर। अब यहां बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये पंक्ति तो 100% पूछी जा सकती है। देखिए, यूपी में आप रह रहे हैं तो गोरखनाथ की पंक्तियां आप जरूर याद रखिएगा। यहां पर गोरखनाथ की पंक्ति है। पृथ्वीराज रासों में कितने समय सर्ग हैं? आप सब जानते हैं, 69। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? बहुत आसान सा सवाल है। उन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो बीज वपन काल कहा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल किसने कहा? यह भी आसान सा सवाल है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने।
साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है? यह भी बहुत ही आसान सा है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। लोक वार्ता के संबंध निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है। लोक वार्ता से संबंधित सवाल है। तो लोक वार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता है। लोक वार्ता का स्वरूप शाश्वत होता है, ऐसा नहीं है। जो लोक वार्ताएं प्रचलित हैं वो समय समय में उसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी हो जाता है। लोक वार्ता का लेखक कोई प्रसिद्ध लेखक होता है, ऐसा नहीं है। कोई भी छोटा लेखक होता है जो शिष्ट साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। लोक वार्ता साहित्यिक शैली में लिखी जाती नहीं, लोक शैली में लिखी जाती है, अशिष्ट शैली में। यानी पहला सवाल सही है। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संतरास, कुंठा अंकित की गई है। पौराणिक आख्यान द्वारा, यह एकदम सही बात है। वैयक्तिक स्नेह और इज्दार्थ का शासक अंधपन और परिचय देता है। इसके द्वारा कृष्ण भक्ति प्रतिष्ठा की गई है। नहीं, इसमें कृष्ण भक्ति की तो कोई बात ही नहीं की गई है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध को केंद्र में रखकर अंधा युग को लिखा गया है। यानी ऑप्शन सी सही है। जकी उपनाम तखल्लुस से कौन प्रसिद्ध हिंदी का कवि उर्दू में गजलें लिखता था? कौन लिखता था? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जग से बन गया जकी। भविष्य कहा। देखिए, अगर आपके पास भविष्य में धन होगा तभी कुछ काम होगा, तो भविष्य कहा धनपाल। प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? प्रगतिवादी। तो इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसका सिद्धांत है? कार्ल मार्क्स का है। यानी दो संस्कृतियां जब आपस में टकराएंगी तो एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, यानी मध्य वर्ग जैसा, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग से। ठीक है, इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, एकदम सही बात है। हाशिया, इसका जो चिन्ह है वो क्या है? हाशिया है। यानी हाशिए में जो भी अंत्यज छोटे वर्ग हैं, इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है। नहीं, इसमें तो कहा गया है कि धर्म अफीम है। शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। सुमेलित करते हुए यहां पर आपको कूटों का चयन करना है। 116 नंबर का सवाल है। गोरखनाथ और उनका युग, ये किसकी रचना है? रांगे राघव की है। नाथ संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, पीतांबर दत्त बड़थवाल, इनका इसी पर शोध है। सिद्ध साहित्य, धर्मवीर भारती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभी रचनाएं, इसको जरूर याद रखिएगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक आलोचनात्मक कृति है, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर यानी तानाशाह थे। कथन किस आलोचक का है? तो जब रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा पर आरोप लगाया तो उन आरोपों का निराकरण करने के लिए, जवाब देने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भाषा पर उनका जबरदस्त अधिकार था, वे भाषा के डिक्टेटर थे। भाषा अगर सीधे साधे नहीं मानती तो उसे दरोरे देकर मनवाते थे। तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वल्लभाचार्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो नंदा तथा चतुर्बुद्ध दास। ठीक है, वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, और जबकि गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्बुद्ध दास, नंददास, विठलनाथ के शिष्य थे। अगला सवाल है हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। ठीक है, तो कल 60 सवाल करवाया था पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आज 60 सवाल करवाया। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं और इसी तरह के सवाल आगे की परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। अगर आप एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रोक्ता, यूपी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं, जिस बैच का नाम है अभ्यास, तो वो बैच आप हमसे ले सकते हैं व्हाट्सएप करके 9628959237 पर। यदि आप जीडीसी का बैच लेना चाहते हैं तो जीडीसी का भी हिंदी का नया बैच उपलब्ध है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा पेपर 1 भी मिल जाएगा, जीडीसी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और DSSB का। DSSB का एक बैच शुरू किया गया है तथास्तु के नाम से, यह बैच भी आप हमसे ले सकते हैं। बीपीएससी टियर 4 का भी बैच ले सकते हैं।
तो ये सभी बैचेस लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9628959237 पर। तो आज का एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। एक सवाल आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है, उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। कल आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।